नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने अपने इस चैनल में मुझे स्थान दिया और हम दोनों अच्छे संवाद से होकर गुजर रहे हो। सकता है कई लोगों के ये काम का हो रहा हो। जी अवश्य सर, मैं भी यही आशा करता हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, विचार करें और अपने प्रश्नों को पूछें। तो हम अपने नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं सर, जिसमें हम जीवन, कला और अभिनय के ऊपर बातचीत करते हैं। सर, पिछले कई एपिसोड से हम अभिनय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और उसमें कई गहराइयों में अभिनय के अलग अलग पर्सपेक्टिव को देखते हुए चल रहे हैं। आज सर एक सवाल ये है जो मैं पिछले कुछ अपने मेरा जो काम चल रहा है उसमें करते हुए ये अनुभव कर रहा हूँ, जो कि हर बार एक्टर्स करते हैं लेकिन समझ नहीं आता है। पर अभी कुछ दिन पहले हमारा एक जो शूट चल रहा था उसमें कुछ एक्ट था जो कि जिसमें कोई संवाद नहीं था। अच्छा। तो जब कोई संवाद ना हो तो वहाँ साइलेंस होता है। बाहर जी। अब इसी पे बातचीत करनी है। आपने जो पहले ही बोला, ये बस इसी शब्द पे बात करना है कि ये जो संवाद हम मुख से नहीं बोलते हैं, जिसे हम कई बार साइलेंस कहते हैं कि साइलेंट एक्टिंग है या यहाँ पे डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, तो अभिनय में उस वक्त साइलेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और दरअसल क्या घटता है उस साइलेंस में, और कैसे एक अभिनेता को उस साइलेंस को समझ करके उस कैरेक्टर को समझ के उसको पोर्ट्रे करना चाहिए, उसकी क्या भूमिका है उस साइलेंस की। देखिए, अभिनय या अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है उसकी लाइंस, है ना। और वहाँ पर एक शब्द है डायलॉग। तो पहले डायलॉग बोलते थे, इनका डायलॉग मुझे अच्छा लगा, अब लाइंस बोलते हैं। तो वो कागज में जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है स्क्रीन राइटिंग में, तो वो जाहिर सी बात है कि वो लाइंस ही है जी। डायलॉग तब होगा जब दो होंगे, है ना। ऐसे में क्या होगा कि दो का मतलब ही हमारे यहाँ नॉइज है, और हम लोग हमेशा इसको महत्व देते हैं कि जब हम लोग डायलॉग नहीं बोल रहे हैं तो खामोश हो गए, फिर वो लोग कहते हैं खामोशी क्यों है, कुछ बोलो, फिर डायलॉग बोलते हैं। हाँ। या लाइंस बोलते हैं, है ना। लेकिन आप देखिएगा कि जो मूल चीज़ है, जिसको कि हम लोग किसी के एपिसोड में बताए भी थे, कि जब आप एक कलाकार की या एक अभिनेता की जो मूल भूमि है, मूल जगह है, वो है मौन, शांति। मतलब अगर वो शांत है तो वो बहुत अच्छे अभिनय कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति शांत है, अगर वो मौन है, तो वो अच्छा अभिनय कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? ऐसे कर पाएगा कि शांत है का मतलब क्या है। शांत है का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ कि ये स्टिलनेस है, बॉडी का स्टिलनेस, लेकिन शांत हो सकता है भीतर से नहीं है। भीतर से नहीं है का मतलब क्या है, यानी माइंड की चर्पिंग नहीं, माइंड की ट्वीटिंग नहीं, माइंड की चैटरिंग। माइंड हमेशा बात कर रहा है ना, और उसी को लोग थॉट कहते हैं। तो माइंड जो बात कर रहा है, ये जो थॉट है, उसी को हम लोग लिखते हैं, वो डायलॉग है। तो साइलेंस तो पहले नहीं है ना, यानी जो राइटर लिख रहा है वो भी साइलेंस से नहीं लिख रहा है। साइलेंस पहले राइटर जो है लाइंस लिखेगा, फिर अभिनेता उसको बताएगा, बोलेगा, डायरेक्टर को डायरेक्ट करेगा, यही तो होगा जी। लेकिन पहले जो राइटर लिख रहा है, राइटर से पहले वो लाइंस कहाँ थे, उसको माइंड में थे, ठीक। लेकिन ये जो शब्द है, ये विचार से भी, थॉट से भी आ सकते हैं, बिल्कुल, और शब्द मौन से भी आ सकते हैं। तो जब हमारे भीतर माइंड शांत है, चैटरिंग ऑफ माइंड नहीं है, थॉट नहीं है, नो माइंड की स्थिति है, वो मौन है, वो खामोशी है, वो क्वाइट्यूड है, वो पीस है। पहले यहाँ से सोचना शुरू करना पड़ेगा कि एक्टर की पढ़ाई यहाँ से शुरुआत होती है कि पहले वो शांत है और मौन हो। शांत होने का मतलब है उसका माइंड भी शांत है, बॉडी में भी स्टिलनेस है, ऐसे शांत।
बार बार ये करना ये सब नहीं हो रहा है, बॉडी स्टिलनेस में। और माइंड में शांति का मतलब है जहाँ पर ये थॉट का जो जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल में जा रहा है, वहां से दूसरे डाल में जा रहा है, ये माइंड करता है, ये करना बंद हो। उसको कहा जाएगा कि मन शांत है, मन में थॉट नहीं है, या थॉट्स का कारोबारी चीज खत्म हो गया है। वो एकदम जैसे समुद्र कई बार या नदी कई बार आपको शांत दिखती है, वेव्स नहीं है। बिना वेव्स के ऐसे समुद्र कई बार होता है, वेव्स आ रहे हैं धीरे धीरे हल्का हल्का, ऐसे खूब करके नहीं आ रहे हैं। आप समुद्र में देखे होंगे लहरें उसकी, तो बॉम्बे में रहे हैं, वो लहरें खूब तेज आती है, बहुत थिक मोटी सी, वो नहीं है। और कई बार धीरे धीरे हल्की हल्की बहती है ऐसे, ऐसा समुद्र। या हमारे यहाँ जो नदी है उसमें देखिए आराम से शांत बहती चली जाती है ना। तो बहना भी है, लेकिन लग रहा है जैसे वो बिल्कुल स्थिर है। जाड़े में आप अगर अभी जाके देखेंगे कोहरे में, लगेगा कि नदी में कुछ बह ही नहीं रहा। इसलिए मैंने कविता भी लिखी थी कि तुम इस तरह से ठहरो जैसे बहती है नदी। ये मैंने वहीं से इमेज लिया, कि ठहरी हुई लगती है लेकिन नदी कभी ठहरती नहीं। तो तुम मेरे जीवन में इस तरह ठहरो जैसे बहती है नदी, ये मैंने इमेज किया था। या इस तरह से बहरो जैसे बहो जैसे ठहरता है समय, उसके लाइन्स में। तो वो जो बहती हुई नदी है, मूवमेंट है, लेकिन लग रहा है जैसे इमूवेबल है। तो जब एक्टर या आर्टिस्ट या योगी या ऋषि, उसकी बॉडी स्टिलनेस में होती है, मूवमेंट नहीं है बाहर से, और माइंड में भी मूवमेंट नहीं है, कोई वेव नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि एक कॉस्मिक पल्सेशन जो है, कॉस्मिक मूवमेंट है, वो भी बंद हो जाएगा। वो तो नहीं होगा। वो साइलेंस का मूवमेंट, क्योंकि वेव भले नहीं बन रहे हैं, समुद्र तो है ना। समुद्र का होना मौन का होना है। वहां से जब कोई शब्द आता है तो वो बहुत प्रोफाउंड होता है। और अगर वहां से नहीं आ रहा, माइंड से आ रहा है, यानी थॉट से आ रहा है, यानी ऐसे तालाब से आ रहा है जिसमें बहुत हलचल है, बहुत सारे कंकड़ फेंके गए हैं, वहां से आ रहा है, उसको हम लोग लाइन्स मानते हैं। तो लाइन्स से थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि लाइन्स जब लिख दिया गया है, अब एक्टर क्या करे? तो एक्टर के पास अगर ये समझ है, ये उसके पास इमेज पूरा बना हुआ है कि उसको उसकी बॉडी स्टिलनेस में होनी है, और उसके माइंड जो है वो क्वाइट होना है, शांत। और शांत होने का मतलब ये होता है, तब वो जब लाइन को देखेगा कि दूसरी निगाह बन जाएगी उसकी, क्योंकि अब वो मौन से देख रहा है। अब वो उतने विशाल समुद्र की ओर से उस लाइन को देख रहा है जो एक वाक्य लिखा हुआ है। अप्रोच ही बदल जाएगा। सर, आप समुद्र की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि भीतर आपके बहुत द्वंद्व चल रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के भीतर भी बहुत उफान है, अंदर ही अंदर काफ़ी गहराई में बहुत उफान है, लेकिन उसके सतह पे वो उफान नहीं दिख रहा है, पर हमको दिखाना वो उफान उसके सतह पे भी है। तो वहाँ पे वो साइलेंस कैसे काम करेगा? माने मेरे भीतर अगर बहुत द्वंद्व चल रहा है और मेरे पास कोई संवाद नहीं है, पर सामने जो दर्शक है उसको ये पता चलना चाहिए कि इसके भीतर बहुत द्वंद्व है। यहाँ पे साइलेंस का कैसे? ये तो एक इस इमेज पर आते हैं। पहले समझिए कि समुद्र के भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर द्वंद्व पर थोड़ी देर बात कर लें। वो ये कि एक्टर के पास कभी दो नहीं रहना चाहिए, एक्टर के पास हमेशा एक रहना चाहिए। अगर वो अभी यहाँ पर है, शांत है, तो थॉट नहीं, और थॉट जब भी होगा तो वो कंट्राडिक्टरी होगा, द्वंद्व लेके ही आएगा। तो बहुत गहरी चीज है, धीरे धीरे चल रहा है। हमने उस वक्त एक शब्द बोला था कि बाइनोमियल। बाइनोमियल शब्द का प्रयोग मैथमेटिक्स में भी होता है और कंपनी में भी होता है, हर जगह होता है जहाँ पर दो है। कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोग मिलकर किसी चीज में भागीदारी करते हैं, वो अलग अलग करते हैं, उससे बेहतर होता है। दो व्यक्ति अलग अलग जब कोई काम करते हैं, उससे रिजल्ट बेहतर आता है जब दोनों साथ मिलकर करते हैं, है ना। ये भी एक बाइनोमियल में यही होता है। तो मैथमेटिक्स में तो ये है कि आपको कोई भी शब्द, कोई भी बात कहनी, कोई भी नंबर कहनी, आपको 0 और 1 के बीच में कहना है। अगर मान लीजिए रेस्प्लेंडेंट कहना है तो 001, 000, 111, 01 की पद में ही कहना है ना। उसी तरह से जब भी थॉट होगा, माइंड होगा, विचार होगा, तो वहां द्वंद्व होगा ही होगा। वो दो लेके ही चलता है।
कोई भी संवाद अगर है, संवाद का मतलब है कि दो डायलॉग है, तभी तो बाइनोमियल कह रहे हैं ना, या बाइपार्टाइट एक शब्द है, दो। तो दो हर चीज में जब तक नहीं होता तो कहानी नहीं बनेगी। दो का होना, हर चीज में दो है, मैं और तुम, वो और वो, चांद और सूरज, है ना। लेकिन एक्टर की जो तैयारी है वहां पर दो का नहीं होना से, एक होना से है। उसी को मैं शांति कह रहा हूं, उसी को मैं समुद्र कह रहा हूं। अब वो उस दो को या उस दुर्गम को या उस जो आपने बोला क्या द्वंद्व को बेटर पोर्ट्रे कर पाएगा। सर ये एक होना किसका होगा, एक्टर का होगा या कैरेक्टर का होगा? एक्टर का होगा। तो कैरेक्टर का जो अच्छा, कैरेक्टर भी है ही नहीं है। एक्टर की पहले तैयारी, अच्छा एक्टर होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा कोई गाना है, बहुत अच्छी ठुमरी है, बहुत अच्छा कोई राग है, लेकिन उसको अगर गाने नहीं आता है, वो गायक नहीं, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, गाने पर पकड़, गायक अच्छा नहीं है, कुछ भी गाएगा तो बेसुरा होगा, बेकार होगा। तो पहले तो एक्टर को होना है ना, बाद में वो कैरेक्टर को लेगा, कोई राग लेगा, कोई ठुमरी गाएगा, पहले वो एक्टर तो हो। और एक्टर को एक्टर होने में ही बहुत सारे कैरेक्टर निभाने होते हैं जीवन में। एक्टर जो कैरेक्टर को निभा रहा है वो दरअसल एक्टर ही बन रहा है, एक्टर ही हो रहा है, और गहरा और गहरा और सिग्निफिकेंट। उसी तरह से हम लोग के जीवन में जो अनुभव होता है तो और मनुष्य और मनुष्य और मनुष्य। इसलिए अच्छा मनुष्य कौन होगा, इसके पास क्लेश नहीं है। एक मनुष्य का देहांत हुआ, देहांत हुआ, तो यही देखा जाएगा कि क्या वो क्लेश लेके जिया है, क्या वो क्लेश में मरा है, द्वंद्व लेके जिया है, द्वंद्व लेके मरा है। ये तो जीवन ही नहीं हुआ ना। जो क्लेश से ऊपर उठा, जो द्वंद्व से ऊपर उठा, निर्द्वंद्व हुआ, वो मनुष्य हुआ। तो पहले तो मनुष्य को इस बात का की शर्म आनी चाहिए कि मैं पूरा जीवन, देह की उम्र 70 साल हो गई, देह की उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, हम द्वंद्व लेके जी रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य हुआ बता रहे हैं, और द्वंद्व लेके मरेंगे। मरने का मतलब ये है कि कभी भी मौत हो सकती है ना, किसी भी पल। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, कोई नहीं जानता है। तो द्वंद्व में मरेंगे, क्लेश लेके मरेंगे, मनोमालिन्य लेके मरेंगे, किसी के बारे में बुरा लेके मरेंगे। अच्छा भाव नहीं आएगा कभी जीवन में। जब वो अच्छा भाव जाता है तो वहां से एक कैरेक्टर बनता है उसके अंदर। अब तो कैरेक्टर बना। अगर ये बात समझ में आ रही है कि अभी तक वो आदिम था, अब आदमी हो रहा है, अब मनुष्य हो रहा है, तो पहला कैरेक्टर। आदिम कोई कैरेक्टर नहीं हुआ सर? आदिम जो वो प्रिमिटिव युद्ध में था, उसके पास कोई समझ नहीं थी, एटिकेट मैनर नहीं था, और वो भूख लगी तो दूसरे आदमी को ही मार के खा गया, जो कि हमने चार्ली चैपलिन के गोल्ड रश में देखते हैं। जब वहां पर खाने पीने का कुछ नहीं है, दो लोग हैं, चैपलिन है, एक दूसरा उसका साथी है, और उस डिब्बे नुमा घर के बाहर बर्फबारी हुई जा रही है और भूख भी लग रही है। तो अचानक ये सोचता है, दोनों लोग सामने देख क्या करें। चार्ली चैपलिन को लगता है कहीं ये वाला आदमी ये तो नहीं समझ, मुझे ही मुर्गा तो नहीं समझ रहा है। उसको दिखाया भी गया कि एक बड़ा सा मुर्गा हो गया चार्ली चैपलिन। वो ये सोच रहा है और पैर से राइफल को पहले हटा देता है, ये मुझे मार के ये मुझे ही खा जाएगा। आदमी की स्थिति आती है, ये वृत्ति आदिम वृत्ति है। तो जो वृत्ति है वो आदिम वृत्ति में प्रिमिटिव हुआ, और ये वृत्ति ही है जो हमें योगी और ऋषि बनाती है, जो सबको सुंदर देखता है, खुद खाली पेट रख के दूसरों को खाना खिला देता है, जहाँ पर दया करुणा का जन्म होता है, वो भी तो वृत्ति है ना। तो आदिम वृत्ति से आदमी वृत्ति में जब रूपांतरण पहले घटेगा, फिर अब वो कला में इसका प्रदर्शन करने जा रहा था, एक्टर है ना। अब वो कैरेक्टर को पहले ही जानता है, ये कैरेक्टर किस किस स्थिति से गुजरा है, वो गुजर चुका है, तब ये कैरेक्टर हुआ है। ये विलेन इन परिस्थितियों से गुजरा है, तब ये विलेन हुआ है। ये भिखारी जो है वो पहले डाका डालता था, पहले गलत काम करता था, पुलिस से भाग के छुपने के लिए ऐसा हुआ है, उसको पैर में घाव हुआ था, गैंग्रीन हो गया, तकलीफ हुआ है, आज वो भीख मांग रहा है। पीछे की हिस्ट्री ये रही है। किसी भिखारी को देख के समझ जाएगा इसको पहले ऐसा हुआ है ना। तो वो उन सब चीजों को अनुभव पहले से गुजर चुका है। यानी एक्टर जब अपने आप को जानता है तो अधिक से अधिक उन कैरेक्टर्स को जानता है जो अभी तक लिखे ही नहीं गए। जिसे भी कथाकार लिखेगा, स्क्रीन राइटर लिखेगा। तो एक्टर को ऐसा एक्टर होना है जो किसी भी दुनिया का कोई कैरेक्टर हो, वो देख के समझ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ होगा, ये अनुभव हुआ होगा, तब वो ये कैरेक्टर बना है। तो साइको एनालिसिस में कभी नहीं जाएगा,
वो सिर्फ देखेगा ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो राइटर ने लिखा है ये क्या करता है। जैसे कि मैंने पिछली बार गांधी वाला उदाहरण दिया था कि वो गांधी जी ये करते हैं, पॉलिटिक्स पे बात करते करते बकरी की भी परवाह कर रहे हैं। ऐसा वाला मनुष्य उसमें है, ऐसा वाला मनुष्य तब तो कैसे आया इसमें, तो आदि वृत्ति नहीं रह गई ना। वो बोलेगा मुझे अभी भूख लग रहा है, मेरे लिए मटन लाओ, ये बकरी हटाओ, तुम लोग पॉलिटिक्स बताओ, मैं पे अभी ड्रिंक करना चाह रहा हूँ, मैं बैरिस्टर होकर लंदन से आया हूँ। वो ये कर रहा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति और ऐसा करने वाला व्यक्ति। क्यों महात्मा कहा गया गांधी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा जो संबोधन दिया था क्यों दिया था? या इनको भी ऋषि कहा जाता है, रविन्द्रनाथ को भी गुरुदेव की संज्ञा इन्होंने दी थी, गांधी जी ने क्यों दी थी? कुछ सोच के ना, उस समय के मूल्यों के अनुसार संबोधन होता था। कि आप देखिए रामायण महाभारत में जो भी संबोधन है, हे तात, हे पाठ, जो कुछ भी, वो उसके गुणों के आधार पर संबोधन तुरंत बनता था, हमेशा है। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी आप कुछ हिंसा की बात सोच रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, सीता को जो है ये अभी परीक्षा देनी पड़ेगी, हम लोग के लिए सोच रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि स्त्री को क्या होगा, उसकी पवित्रता पवित्रता। यहाँ पर देवता लोग उसको बताते हैं, तब उसको मर्यादा पुरुषोत्तम संबोधन नहीं, कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो कैरेक्टर बदल रहा है। एक एक्टर में ही साइड कैरेक्टर है ना, बहुवांचक है ना, बहुविध कैरेक्टर है। ऐसे में जब आपको कैरेक्टर मिला हुआ है, आप तुरंत समझ जा रहे हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है, इसके साथ ये क्या क्या से गुजरा, आप पूरा कर सकते हैं। यानी एक्टर को पहले उस स्थिति में आना होता है जहां पर उस सारी नदियों को जानता है कि सारी नदियां आके समुद्र में मिल रही है। समुद्र तो एक ही है, नदियां बहुत सारी मिल रही हैं, नदियां कैरेक्टर्स हैं। समुद्र सारे नदियों को जानता है, नदी आके समुद्र में समुद्र बन जा रही है। तो कैरेक्टर को एक्टर में आके एक्टर हो जाना है। तब ये नहीं रहेगा कि एक्टर कैरेक्टर में जाए या कैरेक्टर एक्टर में जाए। इस लेवल के कौन कौन एक्टर्स हुए हैं तो मैं बताता हूँ। वो अर्लेंड जोसेफसन का नाम लेता हूँ, मैक्स वन सीडो का नाम लेता हूँ। सर उनकी कुछ फिल्मों का भी उदाहरण अगर आप दें तो। और मार्सेलो मास्ट्रियोनी का लेते हैं। जैसे मैं मास्ट्रियोनी को तो पूरा वर्ल्ड बहुत प्यार करता रहा है पर्सनैलिटी के भी कारण, लेकिन मुझे लगता है अल्बेर कामू ने, जिनके कारण बेकेट, आइनेस्को, पिंटर और आदि आदि लोगों को, वास्लाव हावेल, सब लोग को नोबेल प्राइज मिला है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में। अल्बेर कामू को पढ़ना भी चाहिए। अल्बेर कामू की एक नॉवेल है आउटसाइडर, लार्ज ट्रांजे, जिसके इंग्लिश में कई बार लोगों ने ट्रांसलेशन किया है कि स्ट्रेंजर, हिंदी में अजनबी, के बहुत खराब अनुवाद हुआ है। आउटसाइडर पर इटालियन ग्रेट मास्टर विस्कॉन्ती, लुचिनो विस्कॉन्ती ने फिल्म बनाई है आउटसाइडर नाम से, मार्सेलो मास्ट्रियोनी से। लगता है जैसे अल्बेर कामू रोल कर रहे हैं या अल्बेर कामू का कैरेक्टर है। जिस मास्ट्रियोनी को देखने के लिए लोग पागल हैं पूरा वर्ल्ड, वो मास्ट्रियोनी वहां है ही नहीं है। ये जो मैंने इतना देर बताने के बाद एग्जाम्पल दिया, तो वो उसका बिल्कुल एप्ट एग्जाम्पल है, एपिटोम कह सकते हैं। कि लग रहा है कि जो हम लोग अल्बेर कामू को पढ़े हैं उससे मैच नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की किसी कहानी पर सत्यजीत रे फिल्म बनाते हैं, समीक्षक लिखते हैं कि ये उनकी कहानी तक नहीं पहुंच पाए, प्रेमचंद के ऐसे तक नहीं पहुंच पाए, शरद चंद तक ऋतुपर्ण घोष नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। ये डिबेट ही नहीं रह जा रहा है कि जो अल्बेर कामू ने लिखा उस साहित्य के कहाँ तक पहुंच पाया फिल्मकार, ये बात ही नहीं रह रही है। लग रहा है वो अल्बेर कामू जी रहे हैं। मतलब कैरेक्टर तो छोड़ दीजिए, आउटसाइडर का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर छोड़ दीजिए, लेखक दिख रहा है, ये एक्टिंग। तो मुझे लगता है कि जो लोग नॉवेल नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ आउटसाइडर फिल्म देख के भी पूरा नॉवेल पढ़ सकते, इतना अच्छे ढंग से विस्कॉन्ती ने बनाया है। ऐसे ही दोस्तोवस्की का एक है व्हाइट नाइट्स, छोटी सी कहानी। तो व्हाइट नाइट्स पर विस्कॉन्ती ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। मार्सेलो मास्ट्रियोनी जितने भी नायक, शुरू का 10 मिनट आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, देखते रह जाएंगे। जिसके लिए मैं सुवर्ण रेखा और पिता से नोदिल नामी 2 फिल्मों की मैं बात करता हूँ, ऋत्विक घटक की। आपने पहले भी जिक्र किया था। तो अगर आप शुरू का 10-15 मिनट देखेंगे, जबकि 10-15 मिनट बीत चुका है, आपको लगेगा कि अभी तो शुरू ही हुई है, कुछ सेकंड हुआ है। इतने अच्छे ढंग से उसका मेजॉन सीन तैयार किया विस्कॉन्ती। तो ये जो एक एक्टर का नाम बताया मार्सेलो मास्ट्रियोनी, ये एक एक्टर है। अर्लेंड जोसेफसन के बारे में बताता हूँ। अर्लेंड जोसेफसन ने जो कि वो हमेशा बोलते थे कि अर्लेंड जोसेफसन
का ये अपना मुहावरा था, जीवन जीने का मतलब था कि आई प्रिपेयर टू मच टू डिलीवर टू लेस। मैं बहुत सारी तैयारी करता हूँ, बहुत कम डिलीवर करने के लिए। यदि साइलेंस की बात आई ना, तो उसमें अर्लेन डिसेप्शन का आप पैशन ऑफ अन्ना देखिएगा, उसमें कई बार एक्टर्स को छोड़ दिया गया इम्प्रोवाइज करने के लिए। और अर्लेन डिसेप्शन का कहना है कि जहां जहां पर इम्प्रोवाइजेशन हुआ है उतना ही पोर्शन ठीक नहीं हुआ। हाँ, अक्सर ये कई एक्टर्स कहते हैं। तो अब ये भी नहीं कि जब तक नाक तौल के सब कुछ किया जाए सत्यजीत रे की तरह, उसका अपना इंट्यूटिव एक्टर है। इंट्यूटिव एक्टर तभी होगा जब वो शांत हो। तो इंट्यूटिव एक्टर ये लोग थे, अर्लेन डिसेप्शन और मैक्स कॉन्स्टिटो। तो अर्लेन डिसेप्शन की 2-3 फिल्मों के बारे में मैं कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस के लिए। पहला तो ये है कि पैशन ऑफ अन्ना आप देख सकते हैं। लोग सोचते हैं हमेशा वो दाढ़ी लेके एक्टिंग की, ऐसा नहीं है, बिना वो दाढ़ी के भी किए हैं। लोग सोचते हैं तारकोवस्की नहीं हटा दिया था इमेज बदलने के लिए, सैक्रिफाइस और उसमें नॉस्टैल्जिया में, ऐसा नहीं। तो पैशन ऑफ अन्ना है। फिर आप आइए क्राइज एंड विस्पर्स में डॉक्टर हुआ है, उसमें बहुत अच्छा रहा है। और एक और चीज है फेस टू फेस। फेस टू फेस निश्चित रूप से देखना चाहिए अर्लेन डिसेप्शन की, आप फैन हो जाएंगे। ऐसे मैक्सिमम स्टूडियो का भी अलग अलग है। शेम फिल्म जरूर देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि जिस तरह की स्थितियां बनी है, युद्ध और मारपीट की और इतना टॉर्चर की, उसमें उसकी वाइफ को कुछ कुछ करना पड़ रहा है जिसको पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, करते होते हुए देख रहा है, इतना शेमफुल फील कर रहा है। वो फिल्म देखनी चाहिए मैक्सिमम स्टूडियो। तो ये मैंने कुछ नाम लिए, 2-3 अभी नाम लिए कि पहले थोड़ा ही देखें। थोड़ा ही इतना प्रोफाउंड है, इतना गहन है कि आप उसके ही बाहर भी आने में समय लग जाएगा, पूरा जीवन आप उसी में रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो दो की चीज है, एक्टर के पास दो नहीं रहना चाहिए। दो होने से भेद दृष्टि आएगी, द्वंद आएगा। और एक रहने से हमेशा एक का भाव जब ये रहेगा तो हमेशा प्रेम रहेगा। तो मौन और प्रेम साथ साथ चलते हैं और दुर्भाग्य, दुर्गति और क्लेश नहीं रहता। तो एक्टर को पहले इस स्टेट में आना चाहिए, मुझे लगता है। तो उसमें लगातार ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो ट्रांसेंड भी करता रहता है स्थितियों को। क्योंकि एक कैरेक्टर को करने बाद, जैसे मान लीजिए मोहम्मद रफी ने कोई गाना गाया और पूरे देश की जुबान में चढ़ गया। और मोहम्मद रफी साहब के साथ ये विशेषता थी मेरे अपनी नजर में, वो कोई भी गाना गाते थे तो लगता ही था कि इसका जो धुन है वो शंकर जयकिशन ने बनाया है। लगता है ये उनका लिखा हुआ गीत है, उनका बनाया हुआ धुन है और वो गा रहे हैं और वर्षों से यही गाते आ रहे हैं। ये रफी साहब को कमाल था मेरी नजर में। तो अब एक गाना जब उनके भीतर गाते गाते चढ़ गया है, अगले गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, उसको सुनेंगे कि उसका धुन कैसे है, इससे कैसे निकले। इसलिए एक आदमी होता था पहले इसको हटाने के लिए, फिर वो तब आएगा। अब अगला एस डी बर्मन का होना है अगला गाना। तो एक एक्टर कैसे जो कैरेक्टर कर रहा है, आउटसाइडर का रोल किया, फिर उसके बाद उसको व्हाइट नाइट्स का करना है, कैसे इससे निकल के उसमें जाता है तो डिफरेंट दिखेगा। हाँ। जैसे मैंने बताया था बंगला में एक फिल्म है, डबल रोल है उत्तम कुमार का, तो विदाउट मैनरिज्म दोनों ने बता दिया कि दो अलग अलग कैरेक्टर, जबकि दोनों ने सेम कॉस्ट्यूम, सब कुछ सेम है। एकदम दिलीप कुमार की तरह दो नहीं किया, किसी की तरह दो नहीं किया, मेकअप भी और मैनरिज्म भी नहीं। ये कैसे? तो मुझे लगता है कि एक्टर अगर अच्छा है, क्योंकि एक्टर गुड एक्टर बैड एक्टर नहीं होता। गुड एक्टर है तभी वो गुड एक्टिंग कर रहा है, तभी वो एक्टर है। जैसे संग होता है, कुसंग नहीं होता है। संग होता है नहीं अच्छा से, अदरवाइज संग ही नहीं होता है ना, है या नहीं बस। जैसे एक्टर है या फिर नहीं, बैड एक्टर तो फिर एक्टर ही नहीं हुआ ना। हाँ, एक्टर है तो अच्छा ही। एक्टर की कोटियां होती हैं, इसके लेवल्स होते हैं। एक एक्टर की कोटि है पॉल म्यूनी, दिलीप कुमार। एक है आपका एंटरटेनमेंट के लेवल पर गोविंदा वगैरह, उत्तम कुमार। तो वो भी तो उत्तम कुमार भी तो एक्टर है, दिलीप कुमार भी एक्टर है और अर्लेन डिसेप्शन भी है। तो कैसे करेंगे? तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। ये लेवल्स है, हाइट्स है एक्टर की, और वो अनंत है। तो अगर अच्छा एक्टर है तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जा सकता है, ट्रांसेंड करने की कैपेसिटी होती है।
वो इस तरह से ट्रांसलेट कर देगा कि यही वो था। लेकिन हम लोग के हिंदी फिल्मों में क्या होता है, सत्यता में इस अमिताभ बच्चन को बदलने के दूसरे अमिताभ बच्चन में बाबू का किरदार के लिए आपको अलग लेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही क्लीन शेप है। तो अलग कैसे करते हैं, लेंस लगाना पड़ रहा है, एक खास तरह का आरडी बर्मन का इफेक्ट देना पड़ रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले एक्टर बने, पहले अच्छा गायक, और जितना गायक होगा अच्छा रहेगा। तो वो जितने राग गाएगा, जितने किरदार निभाएगा, जितने ठुमरिया गाएगा, उतना वो गायक होगा। एक्टर जितने किरदार निभाएंगे वो उतना एक्टर होगा। तो एक्टर की यात्रा एक्टर से एक्टर की पास है, उसका संग एक्टर ही है कि पहले मौन का संग यानी अपना संग जो वो वास्तव में है, उसके बाद फिर तमाम तरह की वृत्तियों विचारों का संग। मुझे लगता है कि एक हम लोगों ने थोड़ी सी इस पर बात की, फिर कभी अगली बार बात करेंगे तो हम लोग थोड़ा उच्चारण पर भी बात करेंगे। मतलब जो लाइंस है, लाइंस को एक एक्टर बोलेगा और नॉन एक्टर बोलेगा तो कैसे बोलेगा जी। एक्टर लाइंस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी ये बात हुई कि एक्टर उस कैरेक्टर को कैसे निभाए, कि उसके भीतर बहुत सारा द्वंद्व है लेकिन बाहर से खामोश है, लेकिन लोगों को पता चल रहा है कि द्वंद्व है। यही तो आपका मूल सवाल था जी। तो अगर वो शांत है तो भीतर के द्वंद्व को बाहर की खामोशी से दिखा दे। ऐसी कुछ कोशिशें इन लोगों ने की हैं नाटक वगैरह में, नाना पाटेकर ने और नसरुद्दीन शाह वगैरह ने। इनसे बेटर किया है पंकज कपूर ने कि भीतर द्वंद्व है और बाहर खामोश। क्योंकि अगर आप एक रुका हुआ फैसला देखें, वासु चैटर्जी की फिल्म, एक मैनरिज्म दिया था, द्वंद्व बढ़ने पर मैनरिज्म बढ़ रहा था ना जी। कोई मैनरिज्म नहीं और हम खामोश हो जाए। ये पंकज कपूर ने कई जगहों पर किया है। खंडहर एक फिल्म थी से, उसमें एक डॉक्टर की मौत जी, इसमें आप देखिए। और इरफान वगैरह सीख रहे थे अभी ये, और नहीं सीख पाए और देहांत हो गया। अभी वो एक्टिव के जोन में ही इरफान नहीं आ पाए। हम लोगों को बहुत बातचीत हुई है मैड्रास फिल्म फेस्टिवल, लेकिन उसमें नए थे, उसमें इरफान को पहचानता नहीं। पंकज कपूर ने ऐसी कोशिश की है, लेकिन अगर ऐसा दिखाना है, ऐसा कौन सा एक्टर है जो बाहर से खामोश है, भीतर के द्वंद्व को दिखा रहा है, जो आपका प्रश्न है, उसके लिए एग्जाम्पल कौन है? तो मैं कहूँगा पहले बेन किंग्सले, गांधी। उनको और फिल्में भी देखिए। बेन किंग्सले ने गांधी में कई जगहों पर ऐसा दिखाया है कि भीतर बुखार है, तकलीफ है, भीतर द्वंद्व है और बाहर खामोश है। इसका उल्टा भी है, भीतर खामोश है, बातचीत करता हुआ जा रहा है, सामने कुछ लड़के हैं उसको मारने के लिए, फिर कुछ पल का वो डिसीजन लेते चलते चले जाते हैं। वहां पर डायरेक्टर का कमाल ये है, गांधी का जिसमें विश्वास था अहिंसा में, वो उसमें आ गया, थर्ड फोर्स आ गया नेचर की तरफ से। उनकी माँ ने बुला लिया, माँ के सामने वो पत्थर नहीं मार सकता। दो ही नहीं होता है, थर्ड फोर्स भी कुछ होता है। ये गांधी की फिलोसॉफी थी, गांधीयन फिलोसॉफी, गांधीयन थॉट है अहिंसा, हिंसा नहीं, जो कि जो मंत्र उनका हथियार बन गया, विदेशियों को जाना पड़ा। विश्व में आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहा है, किया है कि तुम मुझे मारो, हिटलर तुम मेरे पास आओ मारो, मैं फ्रांस हूँ, मैं जर्मनी नहीं हूँ, मैं रशिया हूँ, विश्व युद्ध हुआ तुम मुझे मारो, हम नहीं मारेंगे। पूरी वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और शासन, कॉलोनी था भारत, ब्रिटेन का कॉलोनियल शासन, उसमें गांधी का ये तरकीब, ये मंत्र काम करके अहिंसा, अहिंसा हमारा वैदिक गुण धर्म है। और हम नहीं करेंगे, हम सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह नहीं करेंगे, हम हिंसा में नहीं जाएंगे। और उसको जंग लाइफ में ही दिखा दिया कि वो जा रहा है बात करते हुए, 3 लड़के मारने के तैयार हैं, वो ये नहीं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं वही रहूंगा जो सहज स्वाभाविक जीवन है। थर्ड फोर्स भी कुछ होता है जो अदृश्य है, मेरा बार बार उस पर स्ट्रेस आता है, उसमें आ गया। जीवन में भी ऐसा होता है, आप जब तब ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक दुबला पतला लड़का साइकिल से और किताब लेके जा रहा है, 2 लड़के उस पर मारने लगे। यूं ही लड़कों में होता है ना, कमजोर देखा मारने लगा। ये किताब से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत पर 4-5 लड़के जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, वो लोग आके इसको फिर दोनों को मारने लगे। इन दो के बाद तीसरे की तरफ हम लोग का ध्यान नहीं होता, वही ईश्वर होता है। और एक्टर उसको पहले अटेंड करता है, अचीव करता है मौन, क्योंकि असल फिलोसॉफी जीवन का ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं,
जीवन में। आप समझे मैं एक्टर हूँगा या मैं पायलट, कुछ भी हूँगा, आप उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं ना, वहां पर खाली गुरु को या मित्र को ये बताने की जरूरत होती है, माता पिता को या अच्छे संघ को, कि कोई तुम्हें लेकर भी पूरा प्लान करके रखा है। बाद में तुम कहो कि मेरी तो डेस्टिनी ये थी, सोचा ये था, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये बोगस बातें बाद की चीज है। उसमें ये कहावत भी है कि मनुष्य सोचता है ईश्वर हंसता है। हम लोग को ये यहाँ से शुरू करना चाहिए कि ईश्वर ने, प्योर कॉन्शियसनेस ने, ऑलमाइटी ने, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड चला रहा है, वो हर व्यक्ति को लेके अपना प्लान बना रखा है और उसमें परफेक्शन है। आप जब भी कुछ करने जा रहे हैं तो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज इम्परफेक्ट। तो क्या मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो परफेक्शन है? यस। जो परफेक्ट है वो हर इम्परफेक्ट को लेके कुछ परफेक्ट योजना बना रही है और वो जो करेगा बेस्ट होगा। ठीक, तो हम उसको ऐसा करने दें। ये एक्टर की प्रारंभिक पढ़ाई होती है, पहला पार्ट, कि हम उसको करने दें जो अदृश्य है, जो थर्ड फोर्स है, जो अनमैनिफेस्ट है, इस पर कोई विश्वास नहीं, वो दिखता नहीं है ना, फॉर्म में दिखेगा, हम फॉर्म है, फॉर्म में दिखता है, तो उसको करने दे। कैसे करने दे? हम सिर्फ पहाड़ की तरह स्टिल हो जाए और समुद्र की तरह शांत हो, जिसमें कोई वेव है, प्लेन चला जा रहा है, बिल्कुल शांत, वेव उठे थॉट आ रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम माइंड नहीं है, हम हार्ट है, और जब हार्ट ही नहीं है तो फिर एक्टर कैसा है? तो ये चीज अगर एक्टर इस जगह पर है, जैसा कि कई लोगों ने सुना, आपने भी सुना होगा, गांधी की एक्टिंग करने के बाद बेन किंग्सले कई साल तक गांधी की तरह जीवन जी रहे। कैसे? यानी कोई चीज रूपांतरित कर दिया उनको। वो गब्बर सिंह का रोल नहीं किए थे, उन्होंने गांधी का रोल, यानी गांधी को पढ़ने में, समझने में कैसा कुछ हो गया था कि अच्छे वैल्यूज आ गए थे। मैं तो गांधी फिल्म देखने के बाद ऐसे चलने भी लगा था। तो ये होता है कि आपको विवेकानंद भी मूव करते हैं, गांधी भी करते हैं, वैदिक ऋषि भी करते हैं। अच्छी चीजें आदमी को प्रेरित करती हैं, हमेशा बुराई का ही संग नहीं होता है कि आपको बिगाड़ती है ना। तो एक्टर का संग है उसका मौन, और वो जैसा उसको ये समझना कि ग्रेसफुल लाइफ किसे कहते हैं, जब कोई क्लेश नहीं रहेगा, द्वंद नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, सब हमारे, सबके साथ प्रेम, सबके साथ अच्छा व्यवहार। अगर किसी से कभी कुछ हो गया, भाई मुझे माफ करना, हम सब दोस्त हैं, आज से हम लोग फिर से अच्छा जीवन जिए। तो बुद्ध जो कहते हैं ना, ग्रेसफुली जीना, ग्रेसफुली देह को छोड़ना, ये हुआ ग्रेसफुली जीवन। मुझे लगता है कि योगी से बेटर एक एक्टर ऐसा जीवन जीता है, जी सकता है और जीना चाहिए। योगी से बेटर होता है कलाकार, अभिनेता। ऐसे लोग हुए हैं, पेंटिंग में भी हुए हैं, संगीत में भी हुए हैं, और मैंने खुद भी कुछ लोगों को देखा है, और गाने में हुए हैं, संगीत में हुए हैं, पेंटिंग में, स्कल्पचर में हुए हैं, और एक्टिंग में, ड्रामा में भी, फिल्म में। शिशिर कुमार भादुड़ी को हम लोग जानते हैं ड्रामा के रूप में, एक्टर। कुछ शेक्सपियर भी ऐसे ही थे, और इसके अलावा फिल्म में तो और एक्टर ऐसे कई हैं, हमने कुछ नाम लिए ताकि इनकी कुछ फिल्में पहले लोग देख लें। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही मौन वाला ये दरअसल भीतरी मौन का एपिसोड रहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर कि आपने जो भी कुछ कहा है अपने भीतर के द्वंद को शांत करके एक होने की कोशिश करूं और अपने एक्टर की प्रारंभिक शिक्षा को आरंभ करूं। कभी भी दो ना हो, झगड़ा नहीं होगा, द्वंद नहीं होगा, कोई मनोमालिन्य नहीं होगा, हमेशा प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अच्छे एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच। नटराज आश्वस्ति कहेंगे, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्ति शुभेच्छा, और नटराज आश्वस्ति। हम लोग नटराज की जगह पर हैं, तो नटराज आश्वस्ति। ठीक है सर, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद सर।